वसुधा कुटुम्बहृदया श्रीभारते भारती स्वस्तिर्धियो अनुग्रहकरा शारदे आशीर्वचन सर्वदा। विवेकानंद मंच के से द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम और इस संस्था के ओजस्वी और दीप्यमान कुलपति सुशील कुमार तोमर जी, हमारे मार्गदर्शक तो नहीं कहूँगा, हमारे बड़े भाई देवी प्रसाद भार्गव जी, इस इंस्टीट्यूशन के कुल सचिव सुनील कुमार गर्ग जी, हमारे साथ दिल्ली से आए इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर अनुराग मिश्र जी, और जिसकी वजह से मैंने कहा भी कि मैं जब दीपक होता है तो प्रकाश निकलता है, जैसे वहाँ निकलता है तो प्रदीप होना चाहिए। तो वो प्रदीप कुमार जी, जिसकी वजह से ये ओम प्रकाश जो है आज मंच पर यहाँ पर खड़ा है, तो प्रदीप जब जलेगा तो प्रकाश होगा। और यहाँ के सारे डायनेमिक एंड वाइब्रेंट फैकल्टी मेंबर्स, मेरे परिचय में यहाँ बहुत सारी बातें की गई और ये प्रोफेसर साइंटिस्ट, मैं हमेशा इसको मना करता हूँ ना, मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर या प्रोफेसर लगाना पसंद नहीं करता। उसका कारण ये है कि ऑडियंस पहले ही बहुत भ्रमित हो जाता है, डर जाता है। ये बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं काफ़ी उम्र वाला हूँ, 70 से ऊपर उम्र हो गई, तो यहाँ जो सामने बैठे हैं उनसे मेरा रिलेशन इतना ही है कि मैं आपका ग्रैंडफादर हूँ, आप मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, एंड यू हैव ऑल लिबर्टी to jump on my shoulder like a grandchildren towards their grandfather. That emotion, that relation I want to develop with you. अभी हमारे पूर्व दो वक्ता ने जो बातें कही वो आपके लिए नहीं थी, वो हमारे लिए एक की नोट एड्रेस था, और उस की नोट एड्रेस के हिसाब से ही मैं आगे बात करूंगा। मैं नोट करता रहा। भारत के वैशिष्ट्य की बात की कि भारत क्या है, तो मैं वहां से शुरू करूं और फिर आगे मैं बात करूं। तो भारत जो है वो 3 अक्षर से बना है, भारत। और आप सब भारतीय संस्कृत में अगर जानते हैं तो हमारे यहाँ 3 गुण होते हैं, सत्य, रज और तम। और साइंस की अगर बात करें तो हम जब एटम्स के और नीचे जाते हैं तो हमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलता है, बाहर परिधि में इलेक्ट्रॉन मिलता है। और जब हम प्रोटॉन को जो LSE में जो जिनेवा में जो हुआ था, मैं उसके साथ एसोसिएट रहा, जो आप लोग गॉड पार्टिकल जिसे कहते हैं, 1 वर्ष तक मैं उसके साथ एसोसिएट रहा। तो वहाँ पर जो हमने उसको ब्रेक किया, 5000 ऑटोमेटिक कैमरा वहाँ लगे हुए थे, 10,000 साइंटिस्ट थे वर्ल्ड के, और हम लोग लगातार 3 वर्ष तक उसको देखते रहे। और एक मोमेंट में हमें पता चला कि जब क्वार्क को हमने तोड़ा तो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की एक लाइट निकली,
और उसको गॉड पार्टिकल्स कहा। ये पेपर वालों ने कहा गॉड पार्टिकल्स, हम लोग नहीं कहते, साइंटिस्ट नहीं कहते। तो जो क्वार्क है, क्योंकि क्वार्क हमेशा 3 के ग्रुप में होता है, विज्ञान आप लोगों ने पढ़ा है तो आप जानते हैं। और वो जो क्वार्क है उसके 3 कलर होते हैं, कुछ ऑफ वाइट टाइप का, रेड और ग्रीन या ब्लू कलर, ये 3 उसके कलर होते हैं। तो सबसे सूक्ष्मतम टीनिएस्ट जो पार्टिकल है वो हम क्वार्क है। उसके बाद फिर प्लाज्मा आ जाता है। तो क्वार्क के भी 3 कलर हैं और हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि लोहित शुक्ल कृष्ण प्रकृति, लोहित लाल, शुक्ल सफेद और कृष्ण या काला या नीला, ये प्रकृति का मूल रंग है। और क्वार्क के भी ये मूल रंग हैं, वहीं से सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो भारत, भा का मतलब है प्रकाश। प्रकाश हमेशा व्हाइट होता है। र से रजस अर्थात रक्तिम और त से तमस अर्थात कृष्ण या ब्लैक। अब आप देखिए, अगर भारत के नक्शे को आप देखें तो उत्तर की तरफ देखें तो हिमालय एकदम हिम से आच्छादित है, पूरा सफेद। वहाँ के जो लोग हैं कश्मीरी और जो उस तरह रहते हैं, वो देखिए एकदम वाइट कॉम्प्लेक्स है, बहुत सफेद है, जैसे लगता है कि उनके शरीर में ब्लड ही नहीं है। और उसके बाद वहाँ पशु पक्षी में भी देखें तो सफेद भालू और इस तरह के सारे मिलेंगे, हिम भालू, हिम मानव भी दिखाई देते हैं। तो पूरा का पूरा वो जो वातावरण है, पूरा का पूरा जो सीन है वो एकदम सफेद। उससे नीचे आ जाइए, पंजाब आ जाइए, हरियाणा आ जाइए, उत्तर प्रदेश आ जाइए, यहाँ की जो मिट्टी है वो भी दोमट मिट्टी है, थोड़ा सा रेडिश लिए हुए है, ब्राउनिश लिए हुए है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा गेहुआ कलर के हैं। मैं यहाँ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो वाइट कॉम्प्लेक्स होती है, मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा गेहुआ कलर के होते हैं। और यहाँ पर गौरैया जिस स्पैरो की और इसकी बात की उन्होंने, वो भी उसी से ब्राउनिश टाइप के मिलेंगे, ऊंट मिलेंगे आपको, इस तरह के सारे इसी तरह के। विंध्याचल से नीचे कोई तरफ आप चले जाइए तो वहाँ मिट्टी भी काली मिलेगी आपको। पेड़ भी इतने हरे होते हैं कि वो काले से दिखाई देते हैं। वहाँ पर लंगूर मिलेंगे, हाथी मिलेंगे। और वहाँ के जो लोग हैं वो हमारी अपेक्षा थोड़ा सा सांवले ज़्यादा होते हैं। तो वो देखिए श्वेत, लाल और उसके बाद में ब्लैक, वो जो प्रकृति का पूरा कलर है वो भारत में रिफ्लेक्ट होता है। ये दूसरी बात, हमारे कुलपति जी ने मदर्स राइट पर बात की। मातृदेवो भव, पहली टीचर माता होती है। और ये नवरात्रि भी शुरू है। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन मेरा भी जन्म हुआ। तो जब नवरात्रि शुरू है, हम देवी की आराधना करते हैं, हम माता की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। क्यों हम स्त्री की आराधना क्यों करते हैं? क्यों उसमें किसी मेल की बात क्यों नहीं करते? फीमेल डाइटिस की बात क्यों करते हैं? और हम लोग जो मैस्कुलिन जेंडर यहाँ बैठा हुआ है, उसको बहुत गर्व होता है कि हमारे अंदर थोड़ा सा बल ज्यादा है, हम कुछ हैं। लेकिन अगर आप देखें तो शक्ति की अगर बात करें तो वहां कोई हनुमान नहीं, वहां कोई इंद्र दिखाई नहीं देता, वहां कोई रेड बेल्ट या ब्लैक बेल्ट नहीं दिखाई देता। वहां पर दुर्गा बैठी हुई।
अगर आप ज्ञान की बात करें, हम लोग बहुत कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, ज्ञान की बात करें तो वहां पर कोई वशिष्ठ नहीं दिखाई देता, कोई चाणक्य नहीं दिखाई देता, कोई आइंस्टीन नहीं दिखाई देता, वहां पर सरस्वती दिखाई देती। हम अगर प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो वहां पर कोई बिल गेट्स नहीं दिखाई देता, कोई कुबेर नहीं दिखाई देता, वहां पर हमें लक्ष्मी दिखाई देती है। तो सारा कुछ तो इन्हीं लोगों का है, हम लोग तो खामखा अपने को ऐसे कहते हैं। और जब शक्ति की आप बात करते हैं, साइंस के हिसाब से इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं कि विज्ञान में और बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं या पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है हर सेल में होता है। हमारे बॉडी में 9 ट्रिलियन सेल हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में 9 ट्रिलियन गैलेक्सी है, और एक एक गैलेक्सी के 14 आर्म्स हैं, स्पाइरल गैलेक्सी, और 14 आर्म्स जो हैं, और एक एक आर्म्स में 300 to 400 बिलियन सोलर सिस्टम, और 9 ट्रिलियन गैलेक्सी है, वो उससे एक यूनिवर्स बनता है। अभी हम लोगों ने 6 यूनिवर्स और खोजा है, इसलिए अब हम यूनिवर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं मॉडर्न साइंस में, अब हम उसको मल्टीवर्स कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो जिस तरह से हमारी कोशिकाओं में वो एक शिप के बाद, नाव के बाद माफिक वो टहलता रहता, प्रोटोप्लाज्म में घूमता रहता है। अब वो जो है साइटोप्लाज्म में जो घूम रहा है, तो वो उसके अंदर होल्स होते हैं। उस होल्स में जैसे ये बेटी पहनी हुई है चूड़ी जिसे बोलते हैं, ठीक उसी तरह से रिंग टाइप का उसमें सारे रिंग्स पड़े होते हैं उस होल में। और उसका काम क्या होता है कि जो हम लोग कुछ खाते पीते हैं, उस खाना जब मेटाबॉलिज्म में जब वो पचता है तो उसमें से ऊर्जा को एक्सट्रैक्ट करके आपको सप्लाई जो करता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए करता है, जो एटीपी, एडोसिन ट्राईफॉस्फेट जिसे कहते हैं, एटीपी, जो कि आपकी ऊर्जा को देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को पावर हाउस भी कहा गया है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पुरुष में भी होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी। लेकिन मेल का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जब गर्भ धारण होता है तो उस समय वो खर्च हो जाता है, वो बचता नहीं। लेकिन जो औरतों का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो अपने संतानों को ट्रांसफर करती है। और अगर मेल चाइल्ड हुआ तो मेल चाइल्ड फर्दर अपनी माँ से पाया हुआ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो सब अपने ट्रांसफर नहीं कर पाएगा अपने चिल्ड्रन को। लेकिन लड़कियां जो है अपने माँ जो है अपनी बेटी को, और फिर उनकी बेटी को, ये एक चेन चला हुआ है। तो इस चेन को अगर आप रिवर्स कर दें तो ये वापस जो है आदि शक्ति पर जाता है। और इसीलिए शक्ति की अधिष्ठात्री जो है ये दुर्गा स्वरूपा, यहाँ जितनी दुर्गाएं बैठी हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये है कि अगर इतना हाथ अगर हम हिलाते हैं तो इसमें 100 बिलियन एटीपी खर्च होता है। तो वो पावर हाउस हमको माँ से मिला है। आज मेरी माँ जीवित है, 101 ईयर्स एज है उनकी, और वो 1935 की मैट्रिक थी और आज भी चलती हैं बिना किसी सहारे। तो एक तो ये बात हो गई। और तो माँ जो है, ये माँ हमारी जो है, आज जो आप चल रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो क्लासेस में बैठ रहे हैं, कुलपति बने हुए हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं, फैकल्टी मेंबर बने हुए हैं और इतना सारा काम कर रहे हैं, ये सारा तब आप कर सकते हैं अगर आपकी माँ का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपके पास है, उसी की वजह से कर सकते हैं। और ये दृष्टि जिस दिन हो जाए उस दिन केवल माँ नहीं, सारी स्त्रियों के प्रति आपके दिमाग में एक अलग धारणा पैदा हो जाएगी। तो नवरात्रि और शक्ति से प्रारंभ करते हुए
अब मैं आपके सामने अपनी आने के पहले कुछ 4 लाइन की एक कविता है, सबने आपको बधाई दी, तो ग्रैंडफादर होने की वजह से मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अभिलाषाएं आकृति पाएं, यत्न बने उपलब्धि, जीवन में अभिनंदन रत हो, श्वास श्वास समृद्धि, सुख सुविधाओं का हर पल हो जाए आयुष्मान, यही कामना 9 संवत्सर आपके लिए लाए स्वर्ण विहान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं मूल विषय पर। टाइम बता दीजिए कितना देर बोल रहा हूं। ये तो जो हमारे पोते हैं पोतियां हैं ये तो सुनती रहेंगे, आप लोग बताइएगा। तो 9 वर्ष हम मनाते हैं और हम लोग सब 9 वर्ष मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं। आज विज्ञान का युग। मैं पहले पीपीटी लाया था दिखाने के लिए, फिर मैंने मना कर दिया। मैं कहा बच्चों से तो ऐसे ही बात करेंगे। तो आज का जब वैज्ञानिक युग है तो किसी कल्पना पर मत जीने की कोशिश की, किसी गॉसिपल पर आप आगे मत बढ़िए। जो फैक्ट है फैक्ट चेक करिए, रियलिटी चेक करिए, साइंटिफिक ओरिएंटेशन क्या है उसको देखिए और उसके मुताबिक आप अडॉप्ट करिए, तब जाकर आप साइंटिफिक लाइफ जी रहे हैं। तो आज जो हम 9 वर्ष मनाते हैं वो क्यों मना रहे हैं? 9 वर्ष क्या है? तो वर्ष जो है, ये जो वर्ष है ये खगोल की घटना है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती? तो पृथ्वी एक चक्कर जब पूरा लगाती है तो 1 साल हो जाता है। तो पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है? तो पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर 23.4392811 डिग्री टिल्ट है। एग्जैक्ट ये 23.5 नहीं, और वो टिल्ट पृथ्वी जो है 29.78 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 14,71,66,462 किलोमीटर का अपना ऑर्बिट जो है, अंडाकार ऑर्बिट जो है, उसको 365 दिन 5 घंटा 46 मिनट 48 सेकंड में पूरा करते हैं। ये वर्ष है। तो ये घटना खगोलीय घटना, ये किसी के मन के मुताबिक नहीं चलेगा। ये खगोलीय घटना है कि वर्ष का ये मतलब है। लेकिन बड़ी टिपिकल एंड एक क्या कहते हैं कि हरकुलियन टास्क है कि भाई देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है 100 मीटर रेस में, मान लीजिए यहां से स्टार्ट होता है और वहां फिनिश होता है, तो यू नो दैट इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट और वो एंडिंग पॉइंट है। लेकिन जब अंडाकार पृथ्वी घूम रही है या सर्किल में पृथ्वी घूम रही है तो उस समय स्टार्टिंग पॉइंट कौन होगा और एंडिंग पॉइंट कौन होगा, ये बड़ा टिपिकल प्रश्न है। इसका भी सॉल्यूशन हमारे ऋषियों ने सोचा, क्योंकि वो प्रकृति को अनुभूत करते थे, निरीक्षण करते थे, माइक्रोविजन उनका था। तो उन्होंने देखा कि इसमें पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है, इस परिक्रमा में 4 उसके पड़ाव होते हैं, 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। 2 इस तरह की घटना होती है जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। एक घटना ये होती है कि दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। एक घटना ये होता है कि रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। यही 4 मैक्सिमम उसके एस्पेक्ट्स हैं। इसमें उन्होंने देखा कि जब दिन और रात बराबर होते हैं 2 घटनाएं होती हैं।
और वो दो घटनाएं कौन सी होती हैं? जब पृथ्वी से हम सूर्य को भूमध्य रेखा पर देखते हैं, इक्वेटर लाइन पर देखते हैं, तो जब हम इक्वेटर लाइन पर उसको देखते हैं तो दिन और रात बराबर होता है। तो वो घटना कब होती है? उस पहली घटना जो होती है उसको वसंत संपात कहा गया है। और वो घटना जो है 21 मार्च को होता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात एग्जैक्ट। उसके बाद वहां से दिन बढ़ना शुरू होगा, यूं बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे बढ़ते 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 21 जून जब आता है तो 13 घंटा 26 मिनट की रात होती है और 10 घंटा 34 मिनट 13 घंटा 26 मिनट का दिन होता है और 10 घंटा 36 मिनट की रात होती है। फिर उसके बाद में डिक्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, धीरे धीरे रात बड़ी होने लगती है और दिन छोटा होने लगता है और होते 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 वो 22 सितंबर एक ऐसा समय आता है जिस समय दिन रात फिर बराबर हो जाता है और उसको हम शरद संपात कहते हैं। और वहां से फिर दिन छोटा होना शुरू होता है रात की अपेक्षा में और रात बड़ी होती चली जाती है और 22 दिसंबर एक ऐसा समय आता है जिस समय जो दिन है वो 10 घंटा 36 मिनट का और रात जो है वो 13 घंटा 24 मिनट की हो जाती है। तो हमारा सारा कार्य दिन से प्रारंभ होता है। जब हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, हमारी जितनी एक्टिविटीज है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, वो सब उषा काल से प्रारंभ होता है। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि जब दिन बराबर दिन हो और बराबर दिन के बाद जब बढ़ने लग जाए तो साल का प्रारंभ वहां से होना चाहिए। तो जो पहला बसंत संपात है उसे हमारे ज्योतिष में और एस्ट्रोनॉमी में उसको आदि विषव नाभि कहा। विषव माने विश्व रेखा से विषव लेकर विषव नाभि का। और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जब कर्क रेखा पर चला जाता है सूर्य तो कहीं जाता नहीं है, पृथ्वी के वो टिल्ट होने की वजह से जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में हमें दिखाई देता है। तो हमें सूर्य उत्तर की तरफ कर्क रेखा पर दिखाई देता है। तो जब कर्क रेखा पर दिखाई देता है तो उसको हम उत्तर नाभि कहते हैं। फिर वहां से डाउनवर्ड्स आता है दक्षिण की तरफ और आकर फिर भूमध्य रेखा पर आता है तो उसको हम मध्य विषव नाभि कहते हैं। और उसके बाद में वो मकर रेखा पर चला जाता है, नीचे नीचे डाउन टूवर्ड्स होते होते दक्षिण में जाता है। तो वो जब दक्षिण में जाता है तो उसे हम दक्षिण नाभि कहते हैं। ये 4 पोजीशन। तो हमने आदि विषव नाभि जो वसंत संपात है, इसलिए कि उस समय मधुरस और एक नई ऊर्जा हमको मिलती है, हमारे अंदर एक तेजस्विता आती है। तो हमने वसंत ऋतु में नए नए फूल और सारे कुछ प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए हमने वसंत ऋतु से उस वर्ष का प्रारंभ हमने माना। ये जो अंडाकार है उसमें हमने ये सोचा और उस तरह से माना। अब अगर आप दूसरी बात, ये तो एक स्पेकुलेशन है, अब आप प्रैक्टिकली अगर आइए तो आप ये देखिए जो अंडाकार है ये 360 डिग्री, जो भी सर्किल होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है, इसको हमने 12 जोडाइक साइन में डिवाइड किया। तो 12 जब हमने जोडाइक साइन में डिवाइड किया तो हर राशि जो है वो 30 डिग्री की हो गई। तो 12 × 30 कर लिए 360 आ गया। तो पहली राशि जो है वो मेष राशि है, एरिस। दूसरी जो है टेरस है, जिसे हम वृष कहते हैं। उसके बाद जेमिनी है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है और लास्ट में मीन है, पाइसेस। तो पहली राशि एरिस हो गई, मेष राशि हो गई, अंतिम राशि पाइसेस मीन राशि हो गई। तो क्योंकि पहली राशि मेष राशि है, इसलिए मेष राशि का जो प्रारंभ बिंदु है वहां से हम 360 डिग्री अगर मापें तो वो 0 डिक्लिनेशन पॉइंट होगा
और उस जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट से आगे बढ़ते बढ़ते जब मीन के आखिरी में आप आ जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगी। तो अगर ये देखते हैं तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि सूर्य मेष राशि में जब होगा तो इसके मतलब साल का प्रारंभ वहां से होगा, और ये दोनों घटनाएं जो हैं वो मार्च में होती हैं। और कभी कभी हम चंद्र राशि के मुताबिक हमारा एक चांद्र वर्ष भी चलता है 352 दिन का। एक तो सोलर जो ईयर है वो तो 365 डेज का है, लेकिन वो जो है एक चंद्र राशि भी चलती है, उसमें तिथि के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं चंद्रमा किस नक्षत्र में कितना दिन कितना समय तक रहता है, वो तिथि होती है। तो 352 डेज कुछ पल कुछ विपल ऐसा होता है। तो उसको हम सोलर ईयर से इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 साल के अंतराल में हम 1 महीना का पुरुषोत्तम मास या मलमास करके उसको इक्वल कर देते हैं। ये एक सिस्टम है। तो उसी आधार पर तिथि के घटने बढ़ने के हिसाब से कभी वो 23 मार्च हो जाता है, कभी वो 22 मार्च हो जाता है, कभी वो 26 मार्च हो जाता है, और कभी वो 2 अप्रैल हो जाता है। ये घटना होती है। तो इस घटना के हिसाब से भी हम देखते हैं तो वही मार्च मैक्सिमम मार्च में पड़ता है, कभी कभी अप्रैल में 1-2 अप्रैल को आ जाता है। तो वो साल प्रारंभ का है। अब यही साल प्रारंभ है। एक्सक्यूज मी, बैठ जाओ, डोंट डिस्टर्ब टू अदर्स। व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग अदर? दे आर लिसनिंग मी। गो बैक में जाइए, बैक में खड़े हुए। तो ये जो घटना होती है ये पूरा साइंटिफिक है, ये एस्ट्रोफिजिक्स में ये घटना हो रही है। और इस घटना को के हिसाब से साल का प्रारंभ इस समय होता है। साइंटिफिकली यू एग्री विद मी? साइंटिफिकली यू आर एग्री विद मी कि कब से हो रहा? और यही चीज वेस्टर्न भी मानते थे। वेस्टर्न भी साल का जो पहला महीना होता था उसको मार्च कहते हैं। मार्च के मतलब आगे बढ़ो, प्रोसीड, जहां से साल प्रोसीड कर रहा है उस महीने को मार्च कहते हैं। रोमन पहले तो रोमन सम्राट थे, वहीं से शुरू हुआ, और लेकिन उनका 10 महीना होता था, 10 मंथ्स। तो पहला उन्होंने मार्च रखा, उसके बाद जो दूसरा महीना है मार्च के बाद का दूसरा महीना वो एप्रिलिस नाम की एक गॉडेस है, फर्टिलिटी की गॉडेस, रोमन गॉडेस, उसके नाम पर उन्होंने एप्रिलिस के हिसाब से अप्रैल रखा। फिर उसके बाद में एक और गॉडेस है, रोमन गॉडेस, माइया नाम है उसका, वो माइया के नाम पर उन्होंने मई रखा। उसके बाद में यूनिस ब्रुटस जुपिटर की बीवी है, तो उसके नाम पर उन्होंने जून रख दिया। अब उसके बाद उनको कोई देवता नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया कि उसको क्विंटिलिस कहा 5वें महीने को, 6ठे महीने को सिक्सटिलिस कहा, और 7वें महीने को लैटिन सेप्टम के हिसाब से सेप्टेम्बर कहा, 8वें को ऑक्टो के हिसाब से अक्टूबर कहा, 9वें को नवंबर के हिसाब से नवंबर कहा, और दिसंबर के हिसाब से दिसंबर कहा। ये तो हो गया 10 महीने। लेकिन ये चलता रहा, और चलते चलते 700 बीसी में, 700 बीसी में रोमन सम्राट हुआ नूमो पोम्पलिस, और नूमो पोम्पलिस ने अपने ज्योतिषियों से कंसल्ट करने के बाद, क्योंकि उसमें वो सीक्वेंस नहीं रहा और क्रोनोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ महीने कुछ समय ऐसे गुजर जाते थे, वो बिना मंथ के गुजर जाते थे। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसने 2 देवता उनके जो हैं, जानस एंड फेब्रा, उसके नाम से 2 महीना उसमें ऐड किया, जनवरी और फरवरी। ये 700 बीसी में हुआ। लेकिन मार्च को वो मानते रहे। फिर एक सम्राट हुआ जिसका नाम था जूलियस सीजर, जिसको आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत पढ़ा होगा। वो जूलियस सीजर ने अपने ज्योतिषी सोसिजीनियस के माध्यम से
उस कैलेंडर में बहुत सारी त्रुटियां थी, उसको ठीक कराया। और राइटिंग में कोई कैलेंडर नहीं था। वहां पर प्रेस्ट क्या करते थे, एक टीन का डब्बा लेते थे, उसको गोल बनाते थे और मुंह में लेके वो कोई घटना होती थी, खगोल की कोई घटना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या कोई इस तरह का त्योहार उनका जो आता था, फीस्ट जो आता था, उसको वो वहां पर जो उनके पूजा स्थल हुआ करते थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी उस समय नहीं थी, तो जो पूजा स्थल थे वहां से वो उससे माइक वगैरह तो कुछ था ही नहीं, तो वहां से चिल्ला कर लोगों को बताते थे कॉल एंड। वो उस एंड से कॉल करते थे, इसलिए उसको कॉल एंड कहा जाता था। तो सोसोजीनियस से बात करके वो कहा जूलियस सीजर ने, ये बड़ा गड़बड़ बात है, अगर वो कहीं गलत बता दे तो। सो इट शुड बी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर उन्होंने राइटिंग में एक कैलेंडर बनाया, और वो जब कैलेंडर बनाया तो उस कैलेंडर को हम जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो वो जो जूलियन कैलेंडर बनाया, ये 46 BC में ये बना। और जब जूलियन कैलेंडर बनाया तो उसने कहा कि भाई अब तो जूलियन कैलेंडर हमने बनाया है, पहली बार मैंने कैलेंडर का इजाद किया, तो एटलीस्ट वन मंथ शुड बी इन माय नेम, आई डन मोर देन आवर गॉडेस, तो मेरा एक महीना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, वो हमको कोई देवता मिला नहीं था, तो वो जो क्विंटिलिस है, वो क्विंटिलिस को उन्होंने जुलाई कर दिया, जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई। उसके बाद जूलियस सीजर के बाद जो दूसरा राजा सम्राट हुआ, रोमन सम्राट एगस्टिन, तो एगस्टिन ने कहा कि भाई पहले वाले राजा के नाम में तुम लोगों ने एक महीना रख दिया है, तो मेरे नाम में भी एक महीना रखो, मैं तो अभी प्रेजेंट किंग हूं। उन्होंने कहा सर है, प्रोविजन है हमारे पास, वो 60 जो रखा हूं वो फालतू में है, हम उसके नाम में रख देते हैं। तो उन्होंने उसको अगस्त करके रख दिया। अब जब अगस्त करके उसके पास कैलेंडर आया तो उसने कहा ये तो बिल्कुल गलत है। बोले कैसे सर? बोले गलत इसलिए है कि हमारा जो प्रेडेसर था उसका तो 31 डे है। तो बोले सर वो 31, 30, 31, 30 ऐसा हमारा सीक्वेंस चल रहा है। बोला वो सब मैं नहीं जानता हूँ, उसका अगर 31 है तो आई एम द सक्सेसर, सो इट शुड बी 31। तो वो फिर अगस्त को भी 31 किया गया। अब कहां से कटा? वो फरवरी, क्योंकि लास्ट मंथ वही था, फरवरी, मार्च से शुरू होता, लास्ट वही था, तो वही कट किया गया, एक कम करके उसमें ऐड कर दिया गया। उसके बाद 1582 में वो ग्रेगोरियन ने एक कैलेंडर बनाया जिसका नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आजकल हमारे प्रचलन में है। उसमें 10 मिनट 22 सेकंड का अंतर जो है उन्होंने उसको सुधार किया और वो कैलेंडर का है। लेकिन फिर भी मार्च ही उनका साल का पहला महीना। कहीं कहीं यूरोप में 15 मार्च को मनाते थे, कहीं कहीं 25 मार्च, जैसे इंग्लैंड में 25 मार्च को मनाते थे। और आज भी यहाँ प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबर बैठे हैं, कुछ इंग्लैंड गए होंगे, अगर वो गए होंगे तो उनको जानकारी होगी कि आज भी इंग्लैंड में अपने नाइबर्स को, अपने पड़ोसी को, वो 25 मार्च के दिन एक छोटी सी शीशी में कोई रंग, चाहे रोजी कलर हो या रेड कलर हो या येलो कलर हो या ब्लू कलर, क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा माना गया तो ब्लू कलर हो, वो कलर भर के और क्या करते हैं, लिक्विड कलर। लेकिन हमारे यहाँ होली जैसा नहीं खेलते, वो काल बेल बजाते हैं और वो जो पड़ोसी बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं कि योर कमिंग ईयर शुड बी कलरफुल करके उसको प्रेजेंट करते हैं। ये आज भी ट्रेडिशनली परंपरा में 25 मार्च को करते हैं, दो दे आर सेलिब्रेटिंग 1 जनवरी एज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, दे आर डूइंग। अब सवाल यह है कि 1751 में अंग्रेजों की कॉलोनी बनने शुरू हो गई, वो भारत भी आए और भारत आने के बाद उनको एक अलग अजूबा चीज दिखाई दिया कि यहाँ तो हमारे, बोले कि हमारे यहाँ तो राजाओं के नाम पर महीना है, यहाँ तो राजाओं के नाम में पूरा कैलेंडर, विक्रमी संवत, युधिष्ठिर संवत, कली संवत, कैलचुरी संवत, इस तरह के कोल्लम संवत, सारे संवत। तो उन्होंने कहा ये तो भारत, हम तो भारत पर आ गए, 40% हमने कब्जा कर लिया और हम तो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए, तो हम तो इससे बड़े राजा हैं, तो हमारे राजा के नाम पर भी तो एक दिन होना चाहिए, हमारे राजा के नाम पर भी कुछ कैलेंडर होना चाहिए। तो नकल तो उन्होंने की और फिर 1751 पर एक कैलेंडर एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में
और आप गूगल में उसको सर्च कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। और मैं पीपीटी में लाया था, लेकिन पीपीटी को मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, तो मैं उसको लिख के ये उसमें उसकी जो वर्ड्स हैं लिख के ले आया हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1751 में जो उनका राजा था किंग जॉर्ज सेकेंड, उसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी, तो उन्होंने कहा that is and throughout all the majesty's dominion and the countries in Europe, Asia, Africa and America belonging or subject to the crown of the Great Britain, the said superstition according to which the year of our Lord begin on 25th day of March shall not be made use of from and after the day of December 1751, and that the first day of January next following the said last day of December shall be reckoned, taken, deemed, and accounted to be the first day of the year of our Lord from 1752 onward. ये 2-4 लाइन में लिख के लाया, वो पूरा कैलेंडर एक्ट। तो उन्होंने 1752 से 1 जनवरी को साल का पहला दिन, और उसके बाद वो अपने कॉलोनी में सब जगह बाई फोर्स लागू कर दिए, और इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। आप यूरोप को देखिए तो वहां बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि कहीं 15 मार्च, कहीं 25 मार्च, जैसे जर्मन है, स्पेन है, पुर्तगाल है, वहां पर इस तरह से मनाया जाता। तो वो सब वेटिकन सिटी के पोप के पास गए कि बोले ये तो गड़बड़ हो गया, इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द क्रिश्चियनिटी, हाउ दे आर डूइंग। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत पावरफुल हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका साम्राज्य हो गया है, इसलिए वो अब हमारे कहने से मानने वाले नहीं हैं। पुरोहित तो वही होता है ना कि घर में आए, आपने पंडित जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके दक्षिणा दिया, खाना भी बढ़िया खिलाया, उनको वस्त्र भी दिया, लेकिन जैसे ही वो पंडित जी आपके घर के अफेयर्स में सलाह देने लगते हैं तो बोले पंडित जी बस आप पूजा कराने आए थे, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब ये मानने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी में 2 डिवीजन हो गए हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, अब तीसरा नहीं करना चाहते, इसलिए क्रिश्चियनिटी में पोप ने कहा कि हम इसको सैंक्शन करते हैं 1 जनवरी को साल का पहला दिन, और उस तरह से सोल्यूशन निकाला। तो ये था उनकी पूरी कहानी, और ये कहानी इस तरह से हुई। और हमारी जो कहानी है वो मैंने आपको बता दी, हमारी कहानी नहीं है, हमारी तो साइंटिफिक कॉजेज हैं, और कैसे कैसे हुआ वो हमने आपको बताया। अभी इसमें भी बड़ा मति भ्रम है, और इसमें भी जो मति भ्रम है वो भी मैं अपनी भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। जो हमारे ट्रेडिशन है उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां ये हैं कि पृथ्वी जो है, क्योंकि हम लोग इस पर एस्ट्रो पर बहुत अध्ययन करते रहते हैं, इसलिए हम उसको साइंटिफिक वे से देखना चाहते हैं। उसमें माइनस डेसिमल 0.00001 भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हम जब देखते हैं तो पृथ्वी जो है 71 ईयर 71 साल 6 महीने में 1 डिग्री पीछे जाती है अपने ऑर्बिट में, 1 डिग्री बैकवर्ड मूवमेंट होता है, और उस बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से एक साल में 25 मिनट 30 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है। और जब 25 मिनट 30 सेकंड का डिफरेंस आता है तो 939 वर्ष में एक नक्षत्र का डिफरेंस आ जाता है। एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, एक जोड़क साइन, और 2151 वर्ष में वो एक राशि पीछे चला जाता है। जैसे अभी मेष में है तो मीन में चला जाएगा, और इस तरह से डाउनवर्ड्स चलते चलते वो 25,812 वर्ष में पृथ्वी पुनः उस जगह पर आ जाती है, मेष राशि में आ जाएगी, सारी राशियों को प्रभर करके। तो ये एक डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को रेगुलेट कोई किसी ने नहीं किया है।
और रेगुलेट, क्योंकि आजकल जो पराशर ने 5000 वर्ष पहले जो ज्योतिष की कैलकुलेशन की थी उसके आधार पर आज के पंडित लोग करते हैं, क्योंकि वो रिसर्च तो करते नहीं, विज्ञान वो जानते नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स वो जानते नहीं, और आपके तोमर साहब मैथमेटिक्स के आचार्य हैं, इनसे वो कंसल्ट करते नहीं, तो वो क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है। तो इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए वो एक क्या कहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड एक काम हमें करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि अहोरात्रि कहते हैं, दिन और रात को अहोरात्रि संस्कृत में एक शब्द है, माने अहो माने दिन और रात्रि, अहोरात्रि दिन और रात। तो अहोरात्रि का पहला लेटर निकाल दीजिए, अ माइनस कर दीजिए और लास्ट 3 माइनस कर दीजिए, तो बचता है होरा। और ये होरा जो है, हम लोग होली के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या करते हैं कि ये होरा रात को जलाते हैं, क्योंकि अत्रि होता नहीं, अत्रि का मतलब चंद्रमा भी होता है, अत्रि निकाल दिया तो अमावस्या के दिन चंद्रमा होता ही नहीं, दिखाई नहीं देता, तो उस दिन आपको ये होरा जलाना होता है। रात को देखिए कुछ बालियां लेकर जलाते हैं, कुछ करते हैं, होली मनाते हैं और पिछले संवत्सर को जलाते हैं। पिछले संवत्सर और पिछले संवत्सर के जितने भी गलत सही जो भी काम किया है, किसी को अपशब्द कह दिया है, किसी को डिसरेस्पेक्ट किया है, तो वो हमारी जो कमियां हैं उन सबको हम वहां पर उस होलिका में जलाते हैं। ये प्रहलाद वगैरह वाला तो ये भी गॉस्पेल, ये गॉस्पेल है। रियलिटी ये है कि वो प्रतीकात्मक है कि आप जितने गलत कार्य किए हैं उन सबको होली के समय में जला दीजिए और दूसरे दिन नव संवत्सर के स्वागत में रंग खेलकर सबको रंगीन करके नव संवत्सर का आगमन कीजिए। यही होली का मतलब है। तो इसलिए जो संवत्सर प्रारंभ होता है, वो होली के दूसरे दिन होता है और उसी दिन 21 मार्च होता है। उसी दिन 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है जिस दिन होलिका जलती है। और दूसरे दिन से दिन बढ़ना शुरू होता है। अगर एज इट इज है, स्टिल पॉइंट पर है, तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। जहां से वो बढ़ना शुरू होता है वही संवत्सर का प्रारंभ हो जाता है। भाई स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, तभी तो आप रेस में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं खड़े खड़े रहेंगे तो वहीं रह जाएंगे। तो वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो संवत्सर शुरू होता है। इसलिए 22 मार्च से साल का प्रारंभ होता है और उसी दिन हम होली खेलते हैं और उसी दिन हम मनाते हैं। लेकिन चांद्र वर्ष की वजह से ये सारी गड़बड़ियां हुई। भारत सरकार से भी मैंने आग्रह किया है और मैं बाकी ज्योतिषियों को भी कहता हूं कि भैया ये लकीर के फकीर मत बनो। जो विज्ञान कहता है, जो खगोल की घटना है, तो एवरीथिंग इज डायनेमिक, सब कुछ डायनेमिक है, सब चल रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ये है, इसको आप तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते एक समय आएगा कि ये एटम बन जाएगा। और एटम क्या होता है? 1 सेंटीमीटर का 1 अरबवां हिस्सा बराबर एटम होता है। और एटम के अंदर 10 को भी तोड़ेंगे, 10 लाखवां हिस्सा लाएंगे तो उसका न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 85,000 माइल पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो इसमें सब में हलचल हो रही है, आपके कुर्ते में भी हो रही है। काटते जरिए एटम बन जाएगा और एटम में वो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे देखने की एक क्षमता है, लिमिटेड पावर। इसलिए हमको स्टिल दिखाई देता है। आपका ये सोफा भी चल रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। पृथ्वी चल रही है 30 किलोमीटर की स्पीड से, आप लोग सब चल रहे हैं। यू आर नॉट आइडियली सिटिंग, यू आर ऑल्सो मूविंग विद द अर्थ। तो वो हो रहा है लेकिन हमको नहीं दिखाई देता, हमको महसूस नहीं होता। तो ये सारी चीजों की माइक्रो एनालिसिस करते हुए हमको साल निर्धारण करना चाहिए और हमको तब ये समझना चाहिए कि कौन वैज्ञानिक है और कौन गॉस्पेल में और राजाओं के कहने से बनाया गया है। और ये आप समझ लीजिए कि आपको एक एग्जांपल बता दूं कि कुछ दिन तक आप 14 जनवरी को मकर संक्रांति मानते थे। अब देखिए मकर संक्रांति 15 को पड़ रही है। 71 साल 6 महीना लगातार मानते मानते हम लोग समझे कि बस वो आइडियल है। 14 इज स्टिल डायनेमिक है, कोई चीज भी फिक्स नहीं है, मूवमेंट होगी ही।
तो अब 15 आ गया। विवेकानंद का ये कक्ष है, विवेकानंद जिस समय थे उस समय मकर संक्रांति 12 जनवरी को होती थी, 12 जनवरी को होती। और जिस समय कृष्ण थे, क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं, हरियाणा में बोल रहे हैं, तो जिस समय कृष्ण थे और कुरुक्षेत्र में खड़े होकर जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उस समय अर्जुन को वो कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं, अगहन का महीना हूं, और ऋतु नाम कुष्माकरः, और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं। माने उस समय अगहन के महीने में, दिसंबर के महीने में बसंत ऋतु होती है। बसंत, कुष्माकर का मतलब है बसंत ऋतु। तो उस समय इतना फर्क था, क्योंकि 71.6 ईयर में वो 1 डिग्री पीछे चला जाता है, और एक साल में 25 मिनट 30 सेकंड का फर्क आ जाता है। तो इसलिए अगर आप देखते हैं तो उस देखने में आप ये पाएंगे कि 25,812 में पूरी राशि बदल जाती है, और पूरी राशि जब बदल जाती है तो जो मार्च का महीना है वो सितंबर का महीना हो जाता है, जो जून का महीना है वो दिसंबर का महीना हो जाता है, जो दिसंबर का महीना है वो मार्च का महीना हो जाता है। इस तरह के सारे परिवर्तन आते रहते हैं। तो हमें इन सारे परिवर्तनों को एकोमोडेट करते हुए एक डायनेमिक रखना है। हमें कोई एकदम स्टिल नहीं कि बस शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ये होगा, बल्कि वो जो खगोल की घटना है उसको फॉलो करते हुए तब हम कहेंगे कि हम एक साइंटिफिक ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं आपको एक छोटा सा ये नववर्ष के विषय में बताया कि ये नववर्ष क्यों इम्पोर्टेंट है। और वो 1 जनवरी को आप देखिएगा कि 1 जनवरी को ऋतु परिवर्तन नहीं होता। वो छोड़ दीजिए, राशि में जो ट्रेवल है, एक राशि से दूसरी राशि में जो सूर्य जाता है, वो संक्रांति भी नहीं होती। संक्रांति तो हो रही है 14 जनवरी या 15 जनवरी को, 1 जनवरी को नहीं हो रही है, तो संक्रांति भी नहीं होती है। और दूसरी बात है, उस समय सूर्य जो है वो धनु राशि पे होता है। धनु राशि गुरु की राशि, और सूर्य जो है ग्रहों का राजा है, किंग ऑफ प्लैनेट। तो राजा जब अपने गुरु के पास जाएगा तो वो अपने राजा के सारे अधिकार छोड़ देता है, वो गुरु की प्रार्थना में लग जाता है, और गुरु राजा को जब देखता है तो उसके अवाभगत में लग जाता है। और उस समय पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा की पूर्णिमा होती है, इसलिए उसे पौष माह कहा गया। ये जो चैत्र वगैरह है, ये पूर्णिमा के हिसाब से है कि किस नक्षत्र में पूर्णिमा हो रही है। तो 12 नक्षत्रों में पूर्णिमा होती है। तो चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा होगी तो उसको चैत्र महीना कहेंगे, विशाखा नक्षत्र में पूर्णिमा होगी तो उसको वैशाख कहेंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा होगा तो पूर्णिमा होगी तो उसको हम ज्येष्ठा नक्षत्र कहेंगे, पूर्वा आषाढ़ा में पूर्णिमा होगी तो उसको हम आषाढ़ का महीना कहेंगे, श्रवण नक्षत्र में अगर चंद्रमा की पूर्णिमा हुई उसे हम श्रावण महीना कहेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर चंद्रमा की पूर्णिमा होगी तो उसको हम भाद्र महीना कहेंगे, अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा की पूर्णिमा होगी तो उसे हम अश्विन महीना कहेंगे, कृतिका नक्षत्र में अगर पूर्णिमा होगी तो उसे हम कार्तिक का महीना कहेंगे, मृगशिरा जिसे ओरियन कहते हैं, मृगशिरा नक्षत्र में पूर्णिमा होगी तो उसे हम मार्गशीर्ष महीना कहेंगे, और पुष्य नक्षत्र में जब चंद्रमा की पूर्णिमा होगी उसे पौष माह कहेंगे जो जनवरी में पड़ता है, मघा नक्षत्र में होगा तो हम उसको माघ का महीना कहेंगे, और उत्तरा फाल्गुनी में जब चंद्रमा की पूर्णिमा होगी तो उसको हम फाल्गुन का महीना कहेंगे। ये नक्षत्र के हिसाब से रखा हुआ। तो जिस समय जनवरी का महीना है उस समय पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा होता है, और पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। तो शनि को ग्रहों में नीच माना गया है, बहुत स्लो चलता है, तो इसलिए वहां कभी शुभ कार्य कुछ नहीं होता, क्योंकि राजा जो है गुरु के चक्कर में पड़ गया है, गुरु राजा के चक्कर में पड़ गया है, पूरा गवर्नमेंट एकदम जियोपडाइज हो गई है। तो जब गवर्नमेंट पूरी जियोपडाइज हो गई है तो कोई शुभ कार्य नहीं करना है, इसलिए पौष महीने को हम खर मास कहते हैं। उस समय हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, और उस समय अंग्रेजों की मानसिकता, कॉलोनियल रूल की मानसिकता की वजह से हम जो है वो 1 जनवरी को बहुत धूमधाम ढंग से सेलिब्रेट करते हैं, वो भी 12 बजे करते हैं। अब 12 बजे जो दिन होता है वो भी बड़ी टिपिकल कंडीशन है, क्योंकि 12 बजे वो कैलेंडर बदल देते हैं। कोई भी जेंटलमैन, आप लोग तो देखिए, आप लोग तो आप सब बच्चे हो, सब स्मार्ट बॉय हो,
आप बताइए 12 बजे के उठकर रात को कैलेंडर को कोई बदलेगा नहीं। 12 बजे रात को ये तो कोई पागल आदमी है वो करेगा, या हमारे जैसे वैज्ञानिक जो है वो कर सकता है। और कि 12 बजे रात को उठ के कैलेंडर बदलना या टाइम बदलना या दिन बदलना, लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि जैसा अभी हमारे भार्गव जी ने बताया कि हम हर विषय में हमारा ज्ञान बढ़े। तो भारत को विश्वगुरु कहा गया। तो विश्वगुरु ये नहीं था कि केवल शास्त्रों का ज्ञान था, कृषि का भी ज्ञान था, विज्ञान का भी ज्ञान था, तकनीकी का भी था, क्रीड़ा में भी थे, सर हर क्षेत्र में हम एक्सपर्ट। तो हम हर क्षेत्र में एक्सपर्ट थे, तो हमारा ज्ञान था, इसलिए विश्वगुरु आइडियल मानते थे लोग, आदर्श मानते थे। सारे वेस्टर्न फिलोसफर ने भारत की इतनी प्रेस की है, उसका पूरा वर्णन जो है 5 पेज में मैंने भारत वैभव में किया। एवरीबडी इज प्रेजिंग इंडिया कि ये सभ्यता का पालना है, यहाँ से मनुष्यों ने ज्ञान सीखा, या आइंस्टीन ने कहा कि 0 अगर ये नहीं दिए होते तो साइंस इतनी तरक्की नहीं करता, ये सारी बातें। तो अब उन्होंने फॉलो किया हमको, लेकिन फॉलो करने में नकल के लिए अकल की जरूरत है, वो कहीं अकल की कमी रह गई। तो उन्होंने देखा कि भारत तो उदया तिथि, सुबह सूरज निकलता है उससे दिन मानता है, वो दिन प्रारंभ है उसी दिन। अगर प्रतिपदा रात को लगी तो हम रात को नहीं मानते, दूसरे दिन जब प्रतिपदा सुबह सूर्योदय के काल में होगी तभी हम मानेंगे ये पूरा दिन प्रतिपदा का, तो हम उदया तिथि से मानते हैं। तो उन्होंने देखा कि भारत में जो सूर्योदय हो रहा है और वहां से हमारा जीएमटी जो टाइम है वो 5.5 घंटा का अंतर है, और उस समय हमारे यहाँ रात के 12 बज रहे हैं। तो चूंकि भारत ने डेट बदल दिया, इसलिए हम भी बदल देते हैं, रात के 12 बजे उन्होंने बदल दिया। तो ये नकल के लिए अकल की जरूरत है, वो अकल नहीं रही। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। और क्या भारत की ज्ञान परंपरा थी, और ये आप सबकी गलती नहीं है बच्चों, मैं कभी नहीं कहता हूं, आई नेवर ब्लेम यू। क्यों नहीं ब्लेम करता हूं कि आपको पढ़ाने वाले जो फैकल्टी मेंबर हैं वो भी नहीं जानते, और उनके फादर भी नहीं जानते, और उनके फादर भी नहीं जानते। क्योंकि जैसा अभी हमारे भार्गव जी ने कहा कि जो मैकाले ओरिएंटेशन हुआ उसकी 4-5 पीढ़ी चली गई। तो 4-5 पीढ़ी में हमने भारत की जो ग्लोरी थी, भारत का जो वैशिष्ट था, वो एकदम से हमारे दिमाग में नहीं है ही नहीं। हम तो वेस्टर्न पढ़ रहे हैं, हम अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें मैकियावेली पढ़ रहे हैं। वो उसने गलत नहीं किया, उसने जो सोशियोलॉजी लिखी वो बिल्कुल ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के मुताबिक। हमारा सामाजिक जो ढांचा है, ताना बुना है, वो अलग है। हमको हमारे परंपरा के हिसाब से समाजशास्त्र बनाना चाहिए। तो पिता पुत्रो माता भोत संगना, ये हमारे यहाँ पे अनुव्रतो पिता पुत्रो माता भोत संगना। इकोनॉमिक्स की हमारे यहाँ बात की गई है, अर्थो नर्थो क्या कहते हैं कि, तो हमारे यहाँ कहा गया कि जो अनर्थ से धन उपार्जन करे उसको वर्जित करना ही अर्थशास्त्र है। और आज के अर्थशास्त्र में, एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र में, रॉबिन्सन के अर्थशास्त्र में, तो यह है कि अनर्थ से कितना धन उत्पन्न कर लो। सारे ब्लैक मार्केटियर रईस हुए चले जाते। तो ये सारी चीजें, तो हमें एक वो देखना पड़ेगा, एथिक्स देखना पड़ेगा, हमारा एथिक्स कितना था हमारे यहाँ। अब वहां पर तो ये कहा गया है कि वो एनिमल किंगडम की बात करते हैं। वो कहते हैं जब आदमी पैदा हुआ तो टेबुलर रासा था, उसको टेबुलर रासा मतलब मोम का स्लेट था, उसमें कलम एक धातु के कलम से लिखा जाता था, और फिर मोम को गर्म कर दिया जाता था, पिघल के बराबर हो जाता था, फिर उसको किया जाता था। तो वो कहते थे कि ह्यूमन बेबीज आर जस्ट लाइक ए टेबुलर रासा, उसको जो लिख दोगे मरने के बाद फिर उसको दोबारा याद नहीं रहेगा और वहीं से सीखेगा। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया, और फिर इसलिए एनिमल किंगडम की बात हुई वहां पर, और एनिमल किंगडम की बात हुई, फिर डार्विन से आया, और डार्विन ने कहा कि एनिमल किंगडम है, बंदर से बने। और ये बीएचयू में वो बहुत सारी जगह मेरे लेक्चर्स हुए हैं, तो उसमें मैंने, क्योंकि डार्विन जिस समय आया उसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग नहीं, उस समय डीएनए भी नहीं पढ़ाया जाता। उसने तो एक स्पेकुलेशन किया, अफ्रीका गया, नाना प्रकार के पक्षी देखे, नाना प्रकार के लोग देखे, सिमिलरिटी देखी, बोला अच्छा इससे से बढ़ते चला, और उसने एक प्रोजेक्शन करी। म्यूटेशन जो होता है वो म्यूटेशन के लिए कम से कम
5 से 10 लाख साल का समय लगता है। तो वो म्यूटेशन जो है वो कहाँ उसने वाश किया? उसने तो गया घूम के आया, लिख दिया उसने। उसका लड़का ही खुद कहता है, रॉबर्ट जो है वो खुद कहता है, रॉबर्ट डार्विन, वो कहता है कि माय फादर वाज अ मैड पर्सन, he has just speculated and given all this theory, and still it is theory, it is not science. तो वो हमारे यहाँ तो कहा गया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म की, मेरी आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म से आई है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्म जैसा हूं। और वो तू भी है, तत्वमसि, तू भी है, तू हमसे अलग नहीं है, तू भी वही है जो मैं हूं। ये हमारे यहाँ कहा गया। तो हम तो ब्रह्म से आए हैं, वो बंदरों से आए होंगे, फर्क इतना है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो ये सारी चीजें हमको साइंटिफिक वे में इसको रिसर्च करके समझने की जरूरत है। वो कह दिए और हम तोता जैसे रट लिए, तो हम एक्चुअली पैरेट हैं, हम तोता हैं। हमारा कोई रिसर्च ओरिएंटेशन कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि हम जानते ही नहीं। वेस्टर्न जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटियां जो पढ़ा रही हैं वो आपको वेस्टर्न बना रही है। और मैं इसलिए कहता हूं कि विश्वविद्यालय तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, अब तो सब विश्वविद्यालय। और ये बात सही है, आपको बुरा लगे कुलपति जी, लेकिन बात सही ये है कि मिडिल एज में हम देखते थे कि गुलाम बिका करते थे। मिडिल एज में चौरास्ते पर गुलाम बिका करते थे। आज हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में, जैसे यूनिवर्सिटी में पास आउट हुआ, प्लेसमेंट वाले खड़े, आपको पैकेज दे रहे हैं 3 लाख 4 लाख, तो पढ़े लिखे गुलाम खरीदे जा रहे हैं। कृपा करके नॉलेज ओरिएंटेशन होना चाहिए और इसमें हमें अपने पूरा योग करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है, नॉलेज इज ए पावर, और नॉलेज इज ए पावर। उसके लिए हमें तर्क भी होना चाहिए, हमारे पास प्रमाण भी होना चाहिए। और जब ये होगा तो आप अपने साथ न्याय करेंगे। आप कभी भी एक चीज बच्चे को आप लोग याद रखना, कभी भी किसी को रोल मॉडल मत बनाना, क्योंकि 7.8 बिलियन जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें आप यूनिक हैं। आप जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में खोज जाइए, आप जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। यू आर द यूनिक पर्सन। और आपकी क्वालिटी, आपके इंटेलेक्ट, सब कुछ अलग है, वो दूसरे से मेल नहीं खा सकते। एवरीबडी इज डिफरेंट। ये गॉड का क्रिएशन है। तो आप अपने आप में यूनिक हैं। तो आपका जो इंस्टिंक्ट क्वालिटी है, उस इंस्टिंक्ट क्वालिटी को फोकस करिए, और उसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपना एक पर्सनालिटी डेवलप करेंगे। वंस यू फॉलो अदर्स, तो ना उसके जैसा आप बन पाएंगे, ना आप जैसा रह पाएंगे, तो ये डिटेरिएशन होगा। इसलिए जहां से खड़े हो जाओ, जो अमिताभ बच्चन ने कहा, लाइन वहां से लगनी चाहिए। एंड आई वांट टू सी यू इन सच ए वे। सो वेरी थैंक्स। There are a lot of things I was liking to say you. हाँ, एक बात भूल गया मैं बोलना, उसको कह के पूरा कर, क्योंकि की नोट एड्रेस था ना, उनकी एक बात भी छोड़ दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे भार्गव जी ने कहा कि हमारे अंदर एक फोबिया है, वेस्टर्न से जो आता है तो हम उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं। भार्गव जी, मेरे साथ एक घटना हुई थी, क्योंकि मैं कभी अपने विषय में कुछ बताता नहीं हूं, लेकिन आपने ऐसा छेड़ दिया कि मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं और इन बच्चों के लिए, और ये लोग हंसेंगे। ICSR का उज्जैन में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, एंड आई वाज द चीफ गेस्ट 8 years बैक। तो मैं जब वहां गया तो हॉल जो है वो 2000 की कैपेसिटी थी, एकदम पूरा ठसाठस भरा हुआ। अभी यहाँ बहुत सारी चेयर्स खाली हैं, वो भरा हुआ था। तो जब मैं लेक्चर, वहां पर मैं मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन पर मेरा प्रेजेंटेशन था, ये जो सृष्टि रहस्य, उस पर प्रेजेंटेशन। और जब मैं 2.5 घंटा बोल के उठा, कोई एक भी आदमी वहां से हिला नहीं, सब सुनते रहे। और जब मैं उठा और चला, क्योंकि मेरी आदत है मैं 2.5 घंटा 3 घंटा लेक्चर ही देता हूँ, तो पानी नहीं पीता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ जितने देर पानी पीऊँगा उतने देर इन बच्चों का समय बर्बाद करूँगा।
तो मैं 2.5 घंटा लेक्चर देने के बाद जब उठा तो नीचे आया तो वो जो ऑर्गेनाइजर है और वहाँ के डायरेक्टर है दोनों एकदम ग्रेट करने लगे। सर देखा हॉल कितना भरा हुआ था, क्या यार ये तो मैंने देखा, क्या हुआ? बोले सर देखिए ये पम्पलेट्स में हमने देखा लिखा कि नासा साइंटिस्ट आ रहे हैं आपके यहाँ बोलने। हम कहे ओ हो तो ओम प्रकाश की वजह से नहीं आए थे, तो नासा साइंटिस्ट के नाम पर यहाँ से गैदरिंग हुई थी, उनको थैंक्स करिए और किसी को नहीं। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका से नहीं आए होते तो कभी महात्मा गांधी नहीं होते, और नरेंद्र अगर शिकागो नहीं गया होता तो विवेकानंद बन के यहाँ नहीं करता। ये हमारा ये मेंटल स्लेवरी है, इससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं देखना चाहता हूं कि मैं एक बात कहता हूं, सुन लो आप लोग मेरी बात। टेक्स्ट बुक मत पढ़ा करो, पिछले 150 वर्ष में जो लिखा गया सब कचरा लिखा गया। आप उसको अनुभूत कीजिए, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड बनाइए, आप उसको रिसर्च कीजिए और प्रश्न कीजिए, अपने क्वेश्चन कीजिए, खड़े होकर क्वेश्चन कीजिए अपने फैकल्टी में प्रोफेसरों, क्योंकि हमारे यहाँ प्रश्न महत्वपूर्ण है। हमारे जितने शास्त्र हैं सब प्रश्न पर आधारित है, चाहे गीता है चाहे कोई भी है, वो केनोपनिषद है, कठोपनिषद है, यम नचिकेता संवाद है, वहाँ प्रश्न करता है। प्रश्न हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है, उत्तर हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप प्रश्न करेंगे तो ये समझ में आएगा कि आपने लेक्चर को रिसीव किया है, ढंग से एनालिसिस किया है और इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर क्वेश्चन क्रिएट हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के साथ मैं अपने इन पोते पोतियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत आत्मा से प्यार करता हूँ। और आप लोगों को मैं तो अभी तक समझ रहा था कि मेरे 4-5 पोते पोती है, लेकिन इतने पोते पोती जिसके हो वो तो राष्ट्र क्या विश्व बदल सकता है, और आपके कंधों पर हम विश्व बदल देंगे, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।